आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में हाल में जो कुछ हुआ। पिछले कुछ हफ्ते काफी तूफानी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इजराइल, ईरान, अमेरिका, इनके बीच सैन्य कार्यवाहियों का एक पूरा सिलसिला चला है। सही। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इन घटनाओं का काफी ब्यौरा देते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन्हें समझा जाए। हाँ, मतलब हुआ क्या, क्यों हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। हाँ। जैसे 13 जून का इजरायली हमला, फिर ईरान का जवाब, और उसके बाद 22 जून को अमेरिका का बड़ा एक्शन। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं 13 जून से। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ। इसमें करीब 200 फाइटर जेट्स, ड्रोन, इन्होंने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। नतान्स, फोर्दो जैसे, मतलब उनके अहम परमाणु ठिकाने भी शामिल थे। हाँ, और ये बात बहुत अहम है कि मोसाद ने, मतलब इजरायली एजेंसी ने, महीनों पहले से ही ईरान के अंदर गुपचुप ड्रोन बेस बना रखे थे। अच्छा। हाँ, जिसने हमले से पहले ही उनके एयर डिफेंस को, आप कह सकती हैं, काफी कमजोर कर दिया। इसे उन्होंने 2 फेज का हमला कहा। 2 फेज का? इंटरेस्टिंग। तो जाहिर है मकसद बड़ा साफ था। मकसद तो घोषित तौर पर यही था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना है और साथ ही IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके नेतृत्व को निशाना बनाना। इसे उन्होंने अग्रिम आत्मरक्षा, मतलब प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस कहा। लेकिन रणनीति देखें तो ये एक तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर था। हाइब्रिड वॉरफेयर कैसे? मतलब गुप्त ऑपरेशन भी और सीधा सैन्य हमला भी एक साथ। कोशिश शायद यही थी कि ईरान की क्षमताओं को कुछ समय के लिए बिल्कुल पंगु कर दिया जाए। ठीक है, और फिर ईरान का जवाब आया लगभग फौरन ही 13-14 जून को। हाँ, उन्होंने भी करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, उसने ज्यादातर को रोक लिया। बिल्कुल, उनकी डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक नाकाम कर दिया इन हमलों को। सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान जरूर आया कि ज़ायोनी दुश्मन को सजा मिलेगी। हाँ, वो तो आना ही था। लेकिन हमले का जो पैमाना था, उसे देखकर लगता है कि ईरान ने जानबूझकर इसे सीमित रखा। वो शायद एक बड़े रीजनल वॉर से बचना चाह रहे थे, या शायद ये उनकी क्षमता की सीमा भी हो। ये भी हो सकता है। मतलब शोर ज्यादा था, पर चोट शायद उतनी गहरी पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई या कर नहीं पाए। इसके बाद फिर तस्वीर में अमेरिका आता है। 22 जून, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। बहुत बड़ा। B-2 स्टील्थ बॉम्बर जो रडार से बच निकलते हैं, उनके 7 विमान और कुल मिलाकर 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान, टॉमाहॉक मिसाइलें जो पनडुब्बियों से दागी गईं। इसे अब तक का सबसे बड़ा B-2 ऑपरेशन कहा जा रहा है। और खास बात ये कि फोर्दो जैसे ठिकाने जो जमीन में बहुत गहरे बने हैं, हाँ, बंकर बस्टर। बिल्कुल, GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल हुए। ये दिखाता है कि अमेरिका इन सुविधाओं को कितना गंभीर खतरा मान रहा था। तो अमेरिका का क्या कहना था इस पर ऑफिशियली? देखिए, व्हाइट हाउस ने तो साफ कहा कि मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, सत्ता बदलना यानी रिजीम चेंज नहीं। लेकिन अटकलें तो थीं। हाँ, कुछ अंदरूनी रिपोर्टें थीं, कुछ बयान ऐसे थे जिनसे लगा कि शायद रिजीम चेंज भी एक अघोषित लक्ष्य हो सकता है। पर सबसे बड़ी चिंता जो अब सामने आई है, वो क्या? वो ये कि इन हमलों के बाद IAEA जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, उनके लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सही स्थिति जानना लगभग नामुमकिन हो गया है। ओह, मतलब एक तरह का ब्लैकआउट। हाँ बिल्कुल, एक तरह का अंधेरा छा गया है। अब भविष्य में वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका असर रीजन पर और दुनिया पर क्या पड़ा? असर तो देखिए फौरन दिखने लगा। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है, उसे बंद करने की धमकी दे दी। इससे तो तेल बाजार में हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल, यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्लाह जो ईरान समर्थित गुट हैं, वो भी ज्यादा एक्टिव हो गए। और खबरें ये भी हैं कि ईरान के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं, लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और ग्लोबल इकोनॉमी? तेल की कीमतें 7 से 14% तक उछल गईं। अनुमान $100-150 प्रति बैरल तक का है। शेयर बाजार गिरे और दुनिया भर के देशों ने, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन, रूस, सब ने युद्ध विराम और बातचीत की अपील की। रूस और चीन का क्या रुख है इसमें? ये एक अहम डेवलपमेंट है। ऐसी बातें हो रही हैं कि रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ सकते हैं। कुछ एनालिस्ट इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी कह रहे हैं। अच्छा, ये अमेरिका के लिए एक नई चुनौती होगी फिर? हाँ बिल्कुल, एक बड़ी सामरिक चुनौती। तो आगे क्या हो सकता है? क्या ये मामला और बढ़ सकता है? खतरा तो है,
ये संघर्ष और फैल सकता है, साइबर हमले हो सकते हैं, प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ाई तेज हो सकती है, और अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुई तो ग्लोबल मंदी पक्की है। लगभग तय है। ईरान के अंदर भी राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। और अगर अमेरिका रिजीम चेंज की तरफ बढ़ा तो नतीजे क्या होंगे कोई नहीं कह सकता। बहुत अनिश्चितता है, और ग्लोबल लेवल पर देखें तो बड़ी ताकतों के बीच तनाव और बढ़ेगा। हो सकता है चीन और रूस इसका फायदा उठाकर ताइवान या यूक्रेन पर फोकस करें। ये भी एक संभावना है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि रीजन के दूसरे देश जैसे सऊदी अरब, तुर्की, वो भी अब परमाणु हथियार हासिल करने के सोचने लगे। यानी एक नई हथियारों की होड़। हाँ, मध्य पूर्व में एक नई और बेहद खतरनाक परमाणु होड़ शुरू हो सकती है। तो हमने देखा कि कैसे 13 जून को इजराइल के हमले से ये सब शुरू हुआ, फिर ईरान का सीमित जवाब, और फिर 22 जून को अमेरिका का बड़ा हस्तक्षेप। हाँ, और नतीजा ये है कि पूरा क्षेत्र एक बार फिर बहुत ज्यादा तनाव में है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है और बड़ी शक्तियों के समीकरण बदल रहे हैं। पर शायद सबसे अहम और चिंता की बात यही है कि परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद अब किसी के लिए भी ये जानना बहुत मुश्किल हो गया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम असल में किस स्टेज पर है। बिल्कुल, और यही सवाल शायद हमें सोचना चाहिए कि क्या इन कार्रवाइयों ने वाकई परमाणु प्रसार का खतरा कम किया है, या अनजाने में इसे और ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक बना दिया है। ये वाकई सोचने वाली बात है।